रेलवे स्टेशन पर छोले भटूरे बेचने वाली चुड़ैल। किरण नगर के रेलवे स्टेशन पर कोई भी आता जाता नहीं था। वो स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। लेकिन एक रात एक आदमी ऑफिस से जल्दी घर जाने के लिए उस स्टेशन पर पहुंच गया। अरे स्टेशन पर कितनी सुनसान है। उस आदमी ने जेब से रुमाल निकालकर अपने माथे का पसीना साफ किया और फिर वो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। आज तो मेरी बीबी मेरी जान ही ले लेगी। न जाने ये ट्रेन कहाँ रह गई। अब तो मुझे भूख भी लग रही है। वो आदमी ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसे चम्मच बजाने और बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरों की खुशबू आने लगी और वो बिना कुछ सोचे उस खुशबू के पास खींचा चला गया और उस छोले भटूरे के छोटे से ढाबे पर आकर रुका। अरे क्या ये लजीज खुशबू यहीं से आ रही थी? उस आदमी के ऐसा पूछने पर अंदर से एक औरत निकल कर आई। जी आप सही समझे, अंदर आ जाइए। जी जरूर। वो आदमी रागिनी के साथ अंदर चला गया कि तभी बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। साथ ही बहुत खूंखार हंसी पूरे स्टेशन पर गूंजने लगी। अचानक ही जोर से बादल गरजे और पूरे स्टेशन पर अंधेरा छा गया। अब इस घटना को हुए लगभग एक हफ्ता होने को आया था। उस आदमी का कहीं भी पता नहीं था। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस के ढूंढने पर उस स्टेशन के बाहर सिर्फ उसकी एक छोटी सी निशानी मिली थी। कोई भी उस स्टेशन के अंदर उसे ढूंढने नहीं गया क्योंकि सभी उस स्टेशन से डरते थे और जो कोई भी एक बार उस स्टेशन पर चला जाता वो फिर कभी लौट कर नहीं आता था। इसी तरह से सिलसिला जारी था। उस आदमी के उस स्टेशन पर जाकर गायब होने की खबर ने सारे शहर को हिलाकर रखा हुआ था। ये खबर उड़ती उड़ती मारिया के कानों तक भी पहुंची, जो उसी शहर की रहने वाली थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही विदेश से पढ़कर आई थी। क्या बकवास है। हो भी तो सकता है कि उस आदमी के साथ कोई हादसा हो गया हो। भला इस तरह कोई कैसे स्टेशन पर से गायब हो सकता है? नहीं मारिया, ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर चुड़ैलों का वास है। अच्छा, अभी 5 साल पहले जब मैं विदेश गई थी तो मैंने उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर एयरपोर्ट तक का सफर तय किया था। तब तो वहाँ कुछ नहीं था। उस बात को 5 साल भी तो हो चुके हैं। अरे यार, तुम 21वीं सदी की होकर इस पुराने बेकार के अंधविश्वास पर क्यों यकीन रखते हो? मारिया, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। कुछ चीजें कुदरती भी होती हैं और हमें कुदरत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ओह अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि वहाँ कोई चुड़ैल है जो लोगों को मार रही है? बिल्कुल। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वो मिस चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? मारिया, हर बात बहस करने की नहीं होती है। ये बहस नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगी कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मारिया, ऐसा कुछ भी करने की मत सोचना। मारिया के दोस्तों ने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी और अगली सुबह होते ही वो अपने माँ बाबा को बिना बताए उस स्टेशन पर जाने को निकल गई। अगर सच में वहाँ पर कोई चुड़ैल है तो वो मेरा खून पीकर दिखाए। सब बेकार की बातें हैं और आज मैं ये साबित करके रहूंगी। मारिया अपनी नादानी से निकल पड़ी और कुछ देर चलने के बाद वो स्टेशन पर पहुंच गई। तो ठीक है। मारिया ने जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, चमगादड़ उड़कर भागने लगी। बच गई। ये तो बस चमगादड़ ही थी। मारिया स्टेशन पर आ गई। वहाँ पर कोई भी नहीं था। पूरे स्टेशन पर हवा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवारें इस तरह काली पड़ चुकी थी जैसे बड़ा धमाका हुआ हो। यहाँ की तो हालत खराब है। जो भी हो, मुझे तो चुड़ैल को ढूंढना है। मारिया स्टेशन पर अपना बस्ता लिए टहलने लगी। तभी वो टहल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वहाँ सफेद कपड़े पहने एक औरत थी जो मारिया को अपनी तरफ बुलाने लगी। सुनिए, इस स्टेशन पर तो कोई आता जाता नहीं, तो फिर आप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। रागिनी मारिया को अपने साथ साथ अपने छोले भटूरे के ढाबे में ले आई। ये स्टेशन तो वीरान है, तो आप यहाँ पर ये क्यों बेचती हो? रागिनी ने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। आप? इससे पहले मारिया कुछ बोलती रागिनी ने अपना रूप बदल लिया और वो एक चुड़ैल बन गई। साथ ही उस ढाबे में उसकी बेटी भी थी, वो भी एक चुड़ैल में बदल गई। अब तू यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। मारिया बहुत डर गई और अपनी जान बचाने को भागी। भाग और तेज भाग। अब तू चाहे जहाँ भाग, लेकिन तू बच नहीं पाएगी।
एक तरफ चुड़ैल मारिया के पीछे पड़ चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ मारिया के दोस्त प्रिया और राहुल उसे बुलाने उसके घर पहुंचे। आंटी, मारिया कहाँ है? अरे क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? अजीब बात है, वो तो काफी देर से घर से बाहर ही है। नहीं आंटी, वो हमारे पास तो आई ही नहीं। उनकी बातें सुनकर राहुल टेंशन में आ गया और बोला, अरे नहीं प्रिया, कहीं मारिया उस स्टेशन। ओ गॉड राहुल, वो जो बोलती है करके रहती है, कहीं। क्या तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी मारिया ठीक तो है ना? पता नहीं आंटी, हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रिया और राहुल दोनों मारिया के घर से वापस आ गए। यार राहुल, अभी इस वक्त हमें मारिया को सिर्फ स्टेशन पर ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर वो शहर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो। चुप कर यार प्रिया, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। अरे अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, चल स्टेशन पर चलते हैं। लेकिन वेट, क्या तू किसी बाबा को जानता है? क्यों, क्या मैं तुझे कोई जादूगर लगता हूँ? ओहो, अरे ऐसे खाली हाथ गए तो हम भी मारे जाएंगे। अरे वहाँ कोई हथियार लेकर जाना होगा, और एक तांत्रिक से बेहतर कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मेरी माँ वहाँ पर मुझे लेकर गई थी। अरे अब अपने बचपन के किस्से मत सुना, जल्दी कर। राहुल और प्रिया तांत्रिक के पास गए तो वहीं दूसरी तरफ मारिया भागते हुए एक छोटी सी दीवार के पीछे छिप गई। हे ऊपर वाली, यहाँ तो सच में चुड़ैल है। मारिया ऐसे बोलकर चुड़ैल को झांक कर देखने लगी कि तभी पीछे से चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। अब तू बचकर कहाँ जाएगी? नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, अब तू तो मरेगी। दोनों चुड़ैल उस बस मारिया को मारने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसके दोस्त एक बाबा के साथ पहुंच गई। वो चुड़ैल बस उसे मारने ही वाली थी कि तभी बाबा ने उसके ऊपर पवित्र जल छिड़क दिया और उन्होंने मारिया को दूर फेंक दिया। मारिया, यहाँ तुम लोग आ गए, मुझे लगा। हम नहीं आएंगे। हाँ, वो तीनों साइड में खड़े हो गए। बाबा ने उस चुड़ैल पर जो पानी डाला था उसकी वजह से वो जलने लगी और दोनों गायब हो गई। बेटा, कभी भी कुदरत पर शक नहीं करना चाहिए। मारिया को अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने तांत्रिक की बात पर गर्दन हिलाई और फिर वो सभी घर वापस आ गई। उस दिन के बाद से फिर कभी उस स्टेशन पर कोई हादसा नहीं हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। रौनकपुर गांव की पूरी रौनक जैसे उड़न छू हो चुकी थी। हर रोज एक न एक घर से जवान, बूढ़े या बच्चे का जनाजा उठता ही था, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं जान पा रहा था। लल्ला, खाना खा ले। एक औरत अपने घर में अपने 3 साल के बेटे के साथ अकेली थी। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका बेटा भयानक आवाज में चिल्लाया, हे भगवान, ये कैसी आवाजें निकाली मेरे लल्ला ने। बेटा, तू मेरे पास आ। उस औरत ने अपने बेटे को बुलाना चाहा, लेकिन वो उसकी तरफ आ ही नहीं रहा था। आखिरकार वो औरत ही अपने बच्चे की तरफ बढ़ी। वो बस उसे उठाने ही वाली थी कि तभी उसके बेटे को दौरे पड़ने लगे। बेटा, बेटा, अरे कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। वो औरत मदद के लिए गुहार लगाने लगी कि तभी उसके छोटे बच्चे की आंख लाल पड़ गई और उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। वो औरत उसे देखकर डर गई और अचानक ही वो नन्ही सी जान खून की उल्टियां करने लगी। राजा, ये तुझे क्या हो रहा है? वो बच्चा खून की उल्टियां करते हुए अपनी मां पर टूट पड़ा और कुछ देर बाद दोनों की ही मौत हो गई। उस औरत की आवाज सुनकर गांव वाले जल्दी से उसके घर में आ गई और उन दोनों को इतने दर्दनाक तरीके से मरा हुआ देखकर सभी की रूह कांप उठी। यही सिलसिला चलते हुए 1 महीना होने को आया था। कोई भी इतनी भयानक भयानक मौतों के राज को नहीं जान पा रहा था। ऐसे ही एक दिन प्रकृति की बेटी सिया स्कूल से शॉर्टकट लेती हुई एक सुनसान रास्ते से घर आई। माँ, मेरे बहुत जोरों से सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, आज ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो। सिया ने अपना बैग जमीन पर पटका और वो बेड में मुंह गाड़ कर लेट गई। शायद तुम्हें भूख लगी होगी, तभी तुम्हारे सर में दर्द है। मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ। सिया, सिया। प्रकृति सिया से बोल रही थी, लेकिन वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। प्रकृति वहां से उठकर किचन में आ गई और उसने एक बाउल में भरकर सिया के मनपसंद स्नैक्स निकाल लिए और ट्रे हाथ में लेकर वो वापस सिया के पास ही जाने लगी। अच्छा चलो, अब तुम अपने ये स्नैक्स खा लो और जल्दी से अपना सर दर्द ठीक कर लो। आज पापा घर पर ही हैं,
तो हम कहीं। प्रकृति ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी। सिया को दोहरे पड़ रहे थे और वो आड़ी टेढ़ी होकर पूरे बेड पर मचल रही थी। उसका रंग सफेद पड़ चुका था और चेहरा काफी भयानक लग रहा था। प्रकृति उसे देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिया, सिया बेटा। प्रकृति के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमित वहां आ गया और वो भी वो मंजर देखकर हैरान हो गया। बेटा, सिया बेटा। अमित के ऐसा बोलने पर सिया भयानक आवाज में बोली। दरअसल वो सिया नहीं थी, उसके अंदर एक चुड़ैल घुसी हुई थी जो उसे काबू कर रही थी। वो चुड़ैल भयानक आवाज में बोली, अब तुम सब मरोगे। इतना बोलकर सिया उन दोनों की तरफ तेजी से भागती हुई आई, लेकिन अमित ने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया और वो चुड़ैल भी ऐसे नहीं मारने वाली थी। वो लगातार उनके ऊपर वार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमित ने किसी तरह उसे बेड पर बांध दिया। छोड़ दे मुझे, वरना तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तू कौन है और मेरी बेटी से क्या चाहती है? पतला, मुझे तुम सबसे पतला चाहिए। वो उन्हें देखकर बेकाबू होने लगी कि तभी अमित प्रकृति को लेकर कमरे से बाहर आ गया। प्रकृति जोर जोर से रोने लगी। अमित जी, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही है। कैसा? गांव में जो मौत हो रही है वो इसी तरह हो रही है। मरने वाले का पूरा चेहरा ही अजीब सा पड़ रहा है। मुझे डर है कहीं। नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। अमित जी, चलिए हम किसी ज्ञानी के पास चलते हैं। लेकिन प्रकृति, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर भी तो हो सकता है। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। स्कूल से लौटने पर ये सब कुछ हुआ है। मैं नहीं मानती कि ये कोई दिमागी परेशानी है। आप मुझे किसी बाबा के पास लेकर चलो। प्रकृति ने जिद पकड़ ली और अमित ने गांव में पूछताछ करके एक महान बाबा का पता निकाला और उन्हें वो घर लेकर आया। बच्चा, कहाँ है वो प्रेत आत्मा? वो मेरी बच्ची के अंदर है, उसे बचा लो बाबा। प्रकृति और अमित उसे अपनी बेटी के कमरे तक ले आए। संभाल कर बाबा, हमने उसे बेड से बांधा हुआ है। उन्होंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। कहाँ गई? जैसे ही उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो सिया पंखे पर लटकी हुई थी और वो उन्हें देखते ही तेजी से उनकी तरफ आई। लेकिन तभी बाबा ने उसके ऊपर अपना जादुई भभूत डाल दिया और उसे कुछ देर के लिए अधमरा कर दिया। इसे जल्दी से वापस बिस्तर से बांधो। प्रकृति और अमित ने सिया को फिर से बांध दिया और बाबा वहीं खड़े होकर उस आत्मा से सवाल जवाब करने लगे। क्यों आई यहाँ? बोल, वरना अभी तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बाबा ने उसे अपने काबू में कर लिया और तब सीमा ने अपनी कहानी सुनाई। मैं और विजय एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन इस गांव के लोगों ने उस प्यार को गलत समझा और हम दोनों को ही बेरहमी से मार डाला। लेकिन हमारी अंतिम इच्छा अधूरी थी, तो हम मरकर भी मर नहीं पाए और अब हम ऐसे ही हर एक इंसान से अपनी मौत का बदला लेंगे। मैं इस परिवार की इस बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोलकर वो चुड़ैल बंधी हुई ही मचलने लगी कि तभी बाबा ने अपना पवित्र जल उसके ऊपर डाल दिया। मैं चाहूंगा तो ये चुड़ैल एक झटके में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा करने से आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ऐसा करना आसान नहीं है। उसके लिए तो इन दोनों की ही अंतिम इच्छा का पूरा होना जरूरी है, वरना इसी तरह मौत का सिलसिला जारी रहेगा। गांव वालों से कह दो, आज एक बहुत ही अनोखी शादी होने वाली है जिसे पूरी कायनात देखेगी। फिर क्या था, सभी भूत और चुड़ैल की वजह से परेशान थे, तो सभी वो शादी करवाने के लिए तैयार हो गई। सभी ने मिलकर एक बड़ी जगह को बिल्कुल अच्छे से सजा दिया। लेकिन अभी एक सवाल था। बाबा, चुड़ैल तो यही है, लेकिन उसका प्रेमी कहाँ मिलेगा? घबरा मत बच्चा, उसे भी ढूंढ ही लूंगा। बाबा ने सुबह से शाम तक हवन किया और बार बार कोशिश करने पर आखिर विजय भी वहां हाजिर हो गया। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? तेरी अंतिम इच्छा को पूरी करने। बाबा ऐसे बोलकर भूत को एक छोटी बोतल में बंद करके ले गया। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। आज तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हम देने वाले हैं, लेकिन वादा कर, उससे शादी करने के बाद तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे। मैं वादा करता हूँ। तो फिर चल, तू अपनी दुल्हन को ले ले।
सीमा की आत्मा सिया के ही अंदर थी। बाबा विजय को वहां ले गया और सीमा उसे देखते ही सिया के शरीर को छोड़कर बाहर आ गई। विजय, तुम? हाँ मैं सीमा, चलो आज हमारा दिन है। दोनों भूत चुड़ैल शादी वाली जगह पर चले गए। सभी गांव वाले उनके ऊपर फूल डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसानी शादी हो। तांत्रिक बाबा ने मंत्र का जाप किया और दोनों की शादी करवा दी। तुम सभी का शुक्रिया, अब हम चलते हैं। शादी होने के बाद वो दोनों वहां से चले गए और सिया को भी होश आ गया। मेरी बच्ची, शुक्र है कि तू ठीक हो गई। प्रकृति ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से गांव में भी कोई मौत नहीं हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। मोहन अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहता था। मोहन अपने परिवार का पेट पालने के लिए साइकिल पर खाना बेचा करता था। अरे रश्मि, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों जी, कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई ज्यादा खास बात तो नहीं है, बस जहाँ मैं अपना साइकिल ढाबा लगाता हूँ वहां पर आज एक समारोह है बड़ा, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा देर तक खाना बेचूं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मोहन अपना साइकिल ढाबा लेकर उस जगह पहुंच गया जहां पर वो खाना बेचा करता था। वहीं पास में एक बड़ा कॉलेज था जिसमें एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था। अरे वाह, कितने सारे लोग इस समारोह में आ रहे हैं। आज तो मेरी अच्छी बिक्री हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, इस कॉलेज के पास ही अपनी साइकिल को खड़ी कर लेता हूँ। मोहन अपनी साइकिल को चलाते हुए कॉलेज की तरफ ले जाने लगा। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, ऐसे में साइकिल को संभाल कर चलना मुश्किल था। अरे भाई, हटो हटो भाई साहब, अरे रास्ता दो, हमारे चावल गरम है। अरे भैया संभल कर। मोहन सभी को एक तरफ करता हुआ चलता चला जा रहा था कि तभी उसे जोरों से किसी का धक्का लग गया और वो बीच सड़क पर जा गिरा। अरे नहीं, अरे मेरे चावल। तभी मोहन अपने खाने को देख ही रहा था कि वहां पर एक गाड़ी आ गई और भीड़ भाड़ की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से मोहन का उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे मार दिया। अरे आप ठीक तो हैं? अरे मार कर पूछता है कि ठीक तो है। आ। उस कार ड्राइवर ने मोहन को सड़क से उठा लिया। मोहन की टांग खून से लथपथ थी। अरे कहाँ लेकर जा रहा है? मेरे घर में मेरे बीवी बच्ची मेरा इंतजार कर रहे हैं। डरिए नहीं, मैं बस आपके जख्म की मरहम पट्टी करवाने जा रहा हूँ। वो कार ड्राइवर मोहन को बिठाकर ले गया। मोहन दर्द से कराह रहा था। पट्टी करवाने के बाद वो कार ड्राइवर मोहन को उसके घर छोड़ गया। मोहन को बहुत ज्यादा चोट आई थी और उसकी एक टांग तो इतनी घायल हो चुकी थी कि उसके चलना फिरना भी बस की नहीं था। ए भगवान, मैं तो आज क्या क्या सोच कर निकला था और क्या लेकर घर लौटा हूँ। कोई बात नहीं है जी, हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र है कि आपको बस चोट ही आई है। अरे मैं अपाहिज हो गया और तुम्हें ये शुक्र की बात लगती है। ये चोट ठीक हो जाएगी, ऐसे अनाप शनाप शब्द मत निकालिए। मुझे चिंता हो रही है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। सब हो जाएगा, आप इतनी चिंता मत कीजिए। क्या हुआ अगर आपको चोट आ गई तो? अभी मैं तो ठीक हूँ ना। मतलब ये कि अब से मैं आपकी तरह साइकिल पर खाना बेचूंगी और माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अरे वाह, मेरी बीवी और बिटिया कितनी समझदार है। मुझे तुम पर नाज है, लेकिन रश्मि ध्यान रखना कहीं तुम भी मेरी ही तरह। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हम पर विश्वास कीजिए। फिर क्या था, अगले दिन रश्मि ने बड़े ही स्वादिष्ट छोले चावल बनाकर तैयार कर दिए और उन्हें साइकिल पर बेचने निकल गई। उसकी बेटी सौम्या भी उसी के साथ थी। माँ, हम कहाँ पर अपना खाना बेचने वाले हैं? पता नहीं बेटा, मैं कोई जगह ढूंढ तो रही हूँ। रश्मि जगह ढूंढते ढूंढते चौराहे पर पहुंच गई। अरे वाह, ये चलता हुआ रास्ता है। बेटा, हम यहीं पर अपना साइकिल ढाबा खड़ा करेंगे। ठीक है माँ, मैं आवाज लगा देती हूँ। आ जाओ, घर जैसा खाना खाने आ जाओ। सौम्या आवाज लगाने लगी। चौराहे से गुजरती हुई गाड़ियां और लोग रुक रुक कर रश्मि के ढाबे पर आने लगे। रश्मि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, इसीलिए सभी को उसका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। और दोपहर के बाद, बेटा,
अब मुझे लगता है कि हमें जगह बदल लेनी चाहिए। रश्मि अपनी बेटी के साथ साइकिल ढाबा लेकर निकल गई और फिर वो जगह जगह जाकर छोले चावल बेचने लगी। शाम होने तक उनके सारे चावल बिक गए। रब का शुक्र है, सारे चावल बिक गए हैं। चलो बेटा, घर चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपना साइकिल ढाबा लेकर घर पहुंच गई। घर जाकर रश्मि मोहन की सेवा में लग गई। इस तरह से दिन बीतने लगे। रश्मि रोज अपनी बेटी के साथ मिलकर कभी छोले चावल, कभी दाल चावल, तो कभी रोटी और सब्जी बनाती और उन चीजों को बेचने निकल जाती। आज भी बाकी दिनों की तरह ही सुबह हुई। रश्मि ने सारी तैयारियां की और वो अपना साइकिल ढाबा लेकर निकल पड़ी। बेटा, अगर हमारी इसी तरह से बिक्री होती रही तो एक दिन हम अमीर हो जाएंगे और तुम्हारे बाबा का अच्छे अस्पताल में इलाज भी करवा पाएंगे। हम ऐसे ही बहुत मेहनत करेंगे। दोनों माँ बेटी इसी तरह से बातें कर रही थीं कि तभी चौराहे पर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दो व्यापारियों की आपस में इतनी तगड़ी लड़ाई हुई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों ने एक दूसरे को बेरहमी से हथियारों से मारना शुरू कर दिया। लोग डरकर भागने लगे और किसी ने रश्मि और उसकी बच्ची पर ध्यान नहीं दिया। ये अचानक क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं बेटा, तू डर मत। भगदड़ में रश्मि को धक्का लग गया और वो अपनी बच्ची के साथ सड़क पर गिर गई। इंसानों के सर पर जुनून सवार था और किसी ने उन बेचारी माँ बेटी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें कुचलते हुए निकल गई। बेचारी रश्मि और सौम्या लोगों के पैरों तले दबकर ऊपर वाले को प्यारी हो गई, लेकिन अपने पति की चिंता और अकाल मौत उन दोनों को ही चुड़ैल के रूप में वापस ले आई। दोनों मरी हुई माँ बेटी ने वापस से अपना इंसानी रूप लिया और वो अपना काम जारी रखने लगी। उन्होंने पहले चौराहे पर अपने चावलों को बेचा और फिर जगह जगह जाकर बेचने लगी। माँ, शाम हो चली है, चलो घर पर चलते हैं। बाकी दिनों की ही तरह रश्मि घर चली गई और जाकर मोहन की सेवा करने लगी। अरे शुक्र है तुम सही हो। मुझे पता चला कि यहीं पास वाले चौराहे पर बहुत बड़ा दंगा हुआ है। अरे मैं तो डर गया था, लेकिन चलो शुक्र है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं... ऐसा सोचते हुए रश्मि की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। जब मोहन सो गया तो दोनों चुड़ैल माँ बेटी अपने असली रूप में आ गई। माँ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। जानती हूँ, नींद कैसी आएगी। हम तो अब हमेशा के लिए ही सो चुके हैं। दोनों माँ बेटी घर से बाहर चली गईं और एक पेड़ पर जाकर उल्टी लटक गईं। रोज यही सिलसिला जारी था। वो दोनों रोज ऐसे ही खाना बनाकर साइकिल ढाबे पर बेचने निकल जाती। लोगों को उनका खाना बहुत पसंद आ चुका था तो उनकी अच्छी बिक्री हो जाती। लेकिन एक रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी और वो बस आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। माँ, बाबा सो गए, चलो अब हम चलते हैं। मोहन सोचने लगा कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। इससे पहले वो कुछ पूछता उन दोनों ने अपना रूप बदल लिया, जिसे देखकर मोहन की आंखें फट गई और वो डर के मारे उछल गया। कौन हो तुम और मेरी बीवी और बिटिया कहाँ है? दोनों चुड़ैलों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मोहन को पूरी बात बता दी। मैं ही गलत था जो मैंने तुम्हें वहां भेजा। आपकी कोई गलती नहीं थी। मौत का बस बहाना लगता है। इंसान की सांसें जब खत्म होती हैं तो उसे जाना पड़ता है, लेकिन हम जाकर भी आपके लिए लौट आए। हाँ बाबा, और हम हमेशा ऐसे ही आपके साथ रहेंगे। मोहन ने अपनी बीवी और बेटी को गले से लगा लिया। मोहन के सिवा कोई उनकी सच्चाई को नहीं जानता था। रश्मि और सौम्या इसी तरह साइकिल ढाबा